हाय हेलो एवरीवन। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस बैंक का। रिजल्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है। अच्छा रिजल्ट था उज्जीवन का इस थर्ड क्वार्टर के अंदर। एयूएम ग्रोथ इनकी 25% से ज्यादा थी, मार्जिन ओवरऑल इनके स्टेबल थे। प्रॉफिट ग्रोथ का जो नंबर है वो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं थी, मतलब पैट बिल्कुल फ्लैट था इनका कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो उसमें ग्रोथ नहीं थी बिकॉज इनके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा थे इस थर्ड क्वार्टर के अंदर। बट इसके अलावा जो बाकी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो लोन बुक की ग्रोथ हो, मार्जिन हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट क्वालिटी, बिकॉज हमने थर्ड क्वार्टर में देखा है बहुत सारे बैंक्स एनबीएफसी के साथ में एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम हुई है, उनके एनपीए बढ़े हैं। तो उस पैरामीटर में उज्जीवन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनकी एसेट क्वालिटी बिल्कुल स्टेबल थी, एनपीए में कोई बहुत शार्प राइज देखने को नहीं मिला, इंक्रीज देखने को नहीं मिला। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस बैंक की। तो रिजल्ट अच्छा था एंड ऑब्वियसली अभी कॉन कॉल से हमें काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बैंक से हम अगले कुछ क्वार्टर्स में, अगले कुछ साल के लिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो जो मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को लेकर के, उनका कहना है कि जो मोमेंटम वो देख रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, वो बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ मोमेंटम है। एंड मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। तो कोई भी स्लो डाउन वाली चीज जो है वो इनका कहना है कि ये ऐसा कुछ फेस नहीं कर रहे हैं कि कहीं पे डिमांड कम हो गई है या थोड़ा सा स्लो डाउन या कोई बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा है ग्रो करने में। ऐसा कुछ भी सिनेरियो उज्जीवन की जो मैनेजमेंट है वो फेस नहीं कर रही है। सो अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज लास्ट कुछ दिनों में हमने हमने देखा है कि मार्केट में काफी ज्यादा सेल ऑफ आया है। स्पेशली जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट 20 25 30% करेक्ट हुए हैं अपने हाई से। एंड इनमें भी जो जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, जो बैंक्स के स्टॉक्स हैं या जो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी वाले जो स्टॉक्स हैं, उनमें और ज्यादा करेक्शन आया है। सो वहां पे बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज है कि क्या जो माइक्रो फाइनेंस का जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल चल रहा था, क्या वो साइकिल अब खत्म हो गया है, अब यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस जो है वो आगे ग्रो नहीं करेंगे। सो इस तरीके के डाउट आने लग गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझनी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप स्टॉक प्राइस को डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली शॉर्ट टर्म के अंदर। बिकॉज स्टॉक प्राइस अगर 20 25% करेक्ट होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी सेक्टर का साइकिल जो है वो अब डाउनफॉल होने वाला है उसमें, या फिर किसी स्टॉक का, किसी सेक्टर के स्टॉक का अगर 25 30% का गेन हो जाता है तो उसका भी ये मतलब नहीं है कि अब उस इंडस्ट्री का साइकिल जो है वो अब चलने वाला है। सो प्राइस शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ही अलग होती है एक बिजनेस के कंपैरिजन में। बिजनेस जो है वो अपने लेवल पे परफॉर्म करता है, बट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में आप देखोगे, 3 साल 4 साल 5 साल का जब आप होराइजन देखोगे, तो ऑब्वियसली जो बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है, प्रॉफिट के नंबर्स अच्छे अच्छे लेवल से ग्रो करते हैं, मार्केट उन स्टॉक्स को वैसा ही रिवॉर्ड करता है। जस्ट एक बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज आप कर सकते हो इसके लिए। जितनी भी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज हैं इंडिया में, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, नेस्ले है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एशियन पेंट है, ये जितनी भी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट 10 15 20 25 साल में अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दिया है, आप जस्ट सिंपल सा एक्सरसाइज करो, इन सारे बिजनेसेस का पिछले 10 साल का, 20 साल का सिर्फ सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर आप चेक करो। आप देखोगे कि इन सारे बिजनेसेस के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के जो नंबर है वो 20% से भी ज्यादा है, किसी किसी का 25% है, किसी का 30% है, इसी रेंज में है। एंड देन जब आप इनका स्टॉक रिटर्न चेक करोगे तो वो भी आपको इसी रेंज में मिलेगा, 25 30% की इनकी कंपाउंडिंग रही है पिछले 15 20 साल की। सो ये सिंपल एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो इससे आपको क्या क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना बहुत सिंपल है। जस्ट आपको ये करना है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, और ये जो शॉर्ट टर्म में नॉइज होता है कि किसी ने कुछ कमेंट कर दिया कि ये बबल बन गया है, या फिर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, या यूएस में कुछ चल रहा है, जर्मनी में कुछ चल रहा है, ये सारी जो मैक्रो चीजें होती हैं, जो नॉइज होता है, इसको जितना पॉसिबल हो उतना आपको अवॉइड करना है। फोकस आपको सिर्फ उस चीज पे करना है कि जो आपकी वॉच लिस्ट की कंपनीज हैं या जो आपकी पोर्टफोलियो की कंपनीज हैं, उनका अंडरलाइंग बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उनका अंडरलाइंग बिजनेस एक हेल्दी रेट से ग्रो कर रहा है, 20 25 30% की कंपाउंडिंग दे रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा चल रहा है, मार्जिन अच्छे चल रहे हैं, तो मतलब 99% इनफैक्ट 100% आप श्योर हो सकते हो कि अगले 4 5 साल में अगर उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस ऐसी रही तो ऑब्वियसली मार्केट उस स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा ही। ये एक्सरसाइज अगर आप सिंपली करोगे इन 5 6 10 कंपनीज की, जो इंडिया की टॉप 10 कंपनीज हैं, जिनका सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा है पिछले 20 25 साल में, एंड उनका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा रहा है,
आप उनकी स्टॉक कंपाउंडिंग भी देखोगे वो भी इसी रेंज में मिलेगा, 20, 25, 30% की कंपाउंडिंग दी है उन्होंने अपने इन्वेस्टर को, जिसका मतलब क्या कि पिछले 20 साल में ऑलमोस्ट 100 टाइम उन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को। यानी आज से 20 साल पहले इन कंपनीज पे किसी ने 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए होते, सो आज के टाइम पे वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास होता। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉब्लम क्या है कि हम नॉइज में स्टक हो जाते हैं कि सेबी ने कुछ कुछ कमेंट्री कर दी, या आरबीआई ने कुछ कमेंट्री कर दिया, या किसी किसी फंड हाउस ने कुछ कमेंट्री कर दी, फंड मैनेजर ने कुछ बोल दिया, हम उस पे फोकस करते हैं rather देन अंडरलाइंग जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं होता हमारा। तो फोकस उसी पे रहना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री लास्ट 2-3 साल में बहुत अच्छा कर रही है, एंड इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अब वो साइकिल बिल्कुल पीक पे है और यहाँ से डाउनफॉल हो जाएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलता है जब आप बिजनेस की, जो चलाने वाले हैं उस बिजनेस को, जो मैनेजमेंट है, उनकी कमेंट्री पे फोकस करते हो। सो हमने यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स एनबीएफसी का एनालाइज किया है, सबका कॉन कॉल भी देखा है, रिजल्ट एनालाइज भी किया है। एंड एक अगर आप कॉमन ट्रेंड देखोगे इन सारी मैनेजमेंट में, इवन तो जिन कंपनीज का एनपीए बढ़ा भी है, जिन एनबीएफसी का, जिन बैंक्स का एनपीए थोड़ा सा बढ़ा भी है, ज्यादा बढ़ा है, उनकी मैनेजमेंट ने भी कहीं से भी ये नहीं कहा है कि हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी या फिर हमें लोन बुक को ग्रो करने में चैलेंज आ रहा है। उनका सबका ये कहना है कि हाँ, एसेट क्वालिटी हमारी खराब हुई है, हमारा क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ग्रोथ कम होगी, बिकॉज सबको पता है इंडस्ट्री में लोन की डिमांड बहुत ज्यादा है। आज अगर आप उज्जीवन को ही देखोगे तो उज्जीवन क्या कह रहा है कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले टाइम में भी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि अंडर पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको याद हो तो हमने पूना वाला फिनकॉप के कॉन कॉल एनालिसिस में डिस्कस किया था कि इंडिया में अभी भी जो आधी पॉपुलेशन है, 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उनको, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है लोन का, उन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं है, किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी ने उनकी लोन की नीड को आज तक फुलफिल किया ही नहीं है। सो इतना बड़ा गैप है। देन हमने अरमान के कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि कोविड के बाद से नंबर ऑफ कस्टमर जिनमें डिजायर है कि लोन लेना चाहते हैं, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, अब मे बी अपने बिजनेस के लिए, ट्रैवल के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, ये जो नंबर ऑफ कस्टमर है ये बहुत ज्यादा बढ़े हैं कोविड के बाद। सो ये दूसरा पॉइंट बनता है। तीसरा पॉइंट, जो सप्लाई साइड है वो भी तो इंक्रीज हुई है। आज के टाइम पे डिजिटली लोन डिसबर्स होते हैं, इवन रूरल एरियाज में भी बैंक्स एनबीएफसी या फिनटेक कंपनीज जो हैं उनके हेल्प से बैंक एनबीएफसी डिजिटली लोन डिसबर्स करी है। तो सप्लाई भी बढ़ा है, डिमांड भी बढ़ी है, प्लस उसके साथ में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे जो पहले भी लोन ले रहे थे, उनकी भी डिमांड बढ़ी है, बिकॉज इकोनॉमी अच्छा कर रहा है। आप जीडीपी का डेटा अगर फॉलो करते हो तो सिर्फ उसी को देखो, जीडीपी आज हमारा 7-8% से ग्रो कर रहा है हर क्वार्टर में। हर एक सेक्टर आप देखोगे, मैन्युफैक्चर सेक्टर देखो, ऑटो सेक्टर देखो, हर एक इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रही है। तो जब ग्रोथ है तो उस ग्रोथ को आगे इन्वेस्ट करने के लिए, कैपेक्स करने के लिए, एम्प्लॉयज के हाथ में पैसा देने के लिए कंपनीज को इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। और वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? बैंक्स प्रोवाइड करेंगे, एनबीएफसी प्रोवाइड करेगी। सो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सो आपको फोकस किस पे करना है कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, जो इन कंपनीज को, जो इन एनबीएफसी को जो रन कर रहे हैं, उनका क्या आउटलुक है। सो वो हमने हर एक एनबीएफसी का देखा है कि सारी मैनेजमेंट एटलीस्ट ग्रोथ को लेकर के बहुत बुलिश है। हाँ, एसेट क्वालिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ बैंक्स एनबीएफसी जो हैं जो वो एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा खराब कर रही हैं, कुछ बैंक्स एनबीएफसी हैं जो एसेट क्वालिटी को थोड़ा सा अभी भी मेंटेन करके रखा है उन्होंने। बट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में सबका एक कॉमन व्यू है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है इस इंडस्ट्री में और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो इससे हमें पहला चीज क्लियर होता है कि माइक्रो फाइनेंस में अभी जो स्लो डाउन वाली जो बातें चल रही हैं या इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं कि साइकिल पीक आउट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रोथ मोमेंटम जो लास्ट ईयर था, जो 3-4 क्वार्टर पहले था, जो अभी है, ये नियर फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। ये सारी मैनेजमेंट का एक कॉमन व्यू है। देन इसके बाद उज्जीवन ने इस क्वार्टर में जो इनकी डिसबर्समेंट रही है वो 17% से ग्रो हुआ है। तो डिसबर्समेंट क्या होता है बेसिकली कि फ्रेश लोन जो एक क्वार्टर में दिया इन्होंने, उसमें 17% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब उज्जीवन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ग्रोथ थोड़ी कम है क्योंकि इनका बुक का साइज बहुत छोटा है। तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि ये जो थर्ड क्वार्टर था इसमें फेस्टिवल ओकेजन बहुत ज्यादा थे, तो इसकी वजह से हमारी डिसबर्समेंट कम हुई, मतलब कि हॉलीडेज ज्यादा थे, वर्किंग डेज थोड़े से कम थे कंपेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, जिसकी वजह से हम ज्यादा लोन डिसबर्स नहीं कर पाए। अब ये देखो, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। हमने सेंको का एनालिसिस किया था तो उनके लिए यही हॉलीडेज, यही फेस्टिवल जो थे वो उनके बिजनेस के लिए अच्छा था, उनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हुआ। वीजा वीज उज्जीवन क्या कह रहा है कि फेस्टिवल ओकेशन थोड़े से ज्यादा थे, इस वजह से हॉलीडेज ज्यादा थी, जिसकी वजह से हम ज्यादा लोन डिसबर्स नहीं कर पाए।
सो ये चीजें वैरी करती है बिजनेस टू बिजनेस। आप कभी भी एक जेनेरिक स्टेटमेंट लेके हर एक सेक्टर को या हर एक कंपनी को नहीं चेप सकते कि सबका व्यू सेम ही हो जाएगा, कि अगर फेस्टिवल आया तो सबके लिए अच्छा हो गया, या नंबर ऑफ वर्किंग डेज ज्यादा है तो सबके लिए अच्छा हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको इंडिविजुअल बिजनेसेस पे फोकस करना है। जो भी आपके 10 12 15 कंपनीज हैं जो जिनको आप ट्रैक करते हो, उन पे डीपली आपको फोकस करना है कि हर एक बिजनेस में क्या चल रहा है। वहीं से आपका कन्विक्शन आएगा कि जब स्टॉक 25-30% भी करेक्ट होगा तो भी आप उस स्टॉक को बाय करोगे, रेदर देन ये जो नॉइज चलता है फालतू का कि स्टॉक यहाँ से बबल में फंस गया है, अब गिरना चाहिए, ओवर वैल्यू हो गया, अंडर वैल्यू हो गया। इन सारी चीजों से बच करके आप सिर्फ बिजनेस पे फोकस करोगे। सो डिसबर्समेंट इनका थोड़ा सा कम रहा, उसका रीजन ये था। देन जो सिक्योर्ड बुक का जो शेयर है उज्जीवन का, वो इन्होंने इंक्रीज किया है। उज्जीवन बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो बैंक बनने से पहले एक माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी थी। माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी मतलब कि अनसिक्योर्ड लोन करती थी ये। अब जब ये बैंक बन गए हैं तो इनके लिए जरूरी है कि ये सिक्योर्ड प्रोडक्ट भी करे। तो जीवन का आज से कुछ साल पहले अगर आप देखोगे तो सिर्फ 14-15% जो था वो इनका सिक्योर्ड लोन था, बाकी पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड लोन था। लेकिन जो कि हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कर रहा है वही उज्जीवन भी कर रहा है कि अपने सिक्योर्ड लोन बुक को ये ग्रो करते चले जा रहे हैं। आज के टाइम पे इनका जो सिक्योर्ड लोन है वो 28% है पूरे लोन बुक का। और इनका टारगेट ये है कि इसको और आगे चल के इंक्रीज किया जाए, मतलब कि जो अनसिक्योर्ड लोन है माइक्रो फाइनेंस का उसका शेयर धीरे धीरे थोड़ा कम होगा और जो सिक्योर्ड लोन बुक है उसका शेयर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब सिक्योर्ड बुक में सबसे मेन प्रोडक्ट है उज्जीवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का अफोर्डेबल होम लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन। जो स्मॉल टिकट साइज होम लोन होते हैं 5 10 15 लाख से लेकर के 20 25 लाख तक के जो लोन होते हैं, स्मॉल टिकट होम लोन जिनको बोला जाता है, ये इनका सबसे मेन प्रोडक्ट है सिक्योर्ड बुक के अंदर। और ये बहुत अच्छा कर रहा है लास्ट कुछ क्वार्टर से भी, एंड इस क्वार्टर में भी बैंक का कहना है कि इस वाले प्रोडक्ट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके साथ में इनका एक एमएसएमई बिजनेस करके एक प्रोडक्ट है जिसमें ये एमएसएमई को लोन ऑफर करते हैं, ये भी जस्ट इन्होंने स्टार्ट ही किया है। इस डिवीजन में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एंड इस डिवीजन में इन्होंने 2 नए फिनटेक पार्टनर्स को ऑनबोर्ड किया है। अभी इनका टारगेट ये है कि क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी नया है तो इन 2 फिनटेक पार्टनर्स के थ्रू ये इस प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन ग्रेजुअली जब इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ जाएगी कस्टमर्स के बीच में, तब ये अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे बिल्ड करेंगे, जिससे होगा क्या, ये जो मीडिएटर हैं फिनटेक फिनटेक पार्टनर जो हैं, इनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और बैंक अपने लेवल पे खुद से इस बिजनेस को भी ग्रो कर पाएगा। ये इनका टारगेट है एमएसएमई बिजनेस को लेकर के। देन ब्रांचेस इन्होंने ऑलमोस्ट 29 ब्रांचेस ऐड किए हैं इस क्वार्टर में, और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर आप देखोगे तो 729 ब्रांचेस है आज के टाइम पे उज्जीवन के। इसमें से 23 ब्रांचेस ये और ऐड करना चाह रहे हैं इस क्वार्टर के अंदर। जो भी क्वार्टर चल रहा है जनवरी से मार्च वाला, इसमें ये 23 ब्रांचेस और ऐड करना चाह रहे हैं। मतलब अगर आप कैलकुलेट करो तो इनका ब्रांच ग्रोथ का जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 15-16% पे ग्रो कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस इनके 15-16% पे ग्रो कर रहे हैं, और इनका लोन बुक का टारगेट है कि 25% या उससे ज्यादा के रेट से ग्रो करना है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर आपके 15-16-17% पे ग्रो कर रहे हैं और अपने बुक को अगर आपको 25-26-27% पे ग्रो करना है, तो मेक सेंस कि आप बहुत इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपके जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं वो भी धीरे धीरे मैच्योर होंगे, वहां पे ज्यादा वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा, और जो नए ब्रांचेस हैं वो भी बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। तो समझ आता है कि उस ग्रोथ को बैंक बहुत इजीली अचीव कर सकता है इस ग्रोथ रेट से, जिस रेट से वो अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। देन उज्जीवन ने अभी लास्ट कुछ टाइम में पैन इंडिया लेवल पे काफी एग्रेसिवली मार्केटिंग कैंपेन करी है इन्होंने, बिकॉज ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है एंड इनका फोकस क्या है कि पैन इंडिया बैंक बना है, पैन इंडिया लेवल का बैंक बनना है। उसके लिए क्या जरूरी है कि कस्टमर में अवेयरनेस होनी चाहिए कि उज्जीवन नाम का कोई बैंक है, उसकी ऐसी ऐसी सर्विसेज हैं। तो उस चीज पे इन्होंने काफी ज्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड किया है लास्ट कुछ सालों में, और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है बैंक को। ये कैसे पता चलता है, इनका जो डिपॉजिट बुक में जो सेविंग अकाउंट होता है, उस सेविंग अकाउंट का एवरेज बैलेंस इस क्वार्टर में 30,000 से बढ़ करके 35,000 हुआ है। ये लास्ट कुछ क्वार्टर से 30,000 पे स्टक था, इस क्वार्टर में बढ़ करके 35,000 हुआ है। यानी आज के टाइम पे एवरेज जो उज्जीवन का जो डिपॉजिटर है वो अपने सेविंग अकाउंट में 35,000 रखता है, जो कि कुछ टाइम पहले तक ये नंबर 30,000 था। अब ऑब्वियसली आप अगर इसको कंपेयर करोगे किसी बड़े बैंक से तो ये नंबर कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस बैंक का जर्नी अभी स्टार्ट ही हुआ है, पैन इंडिया बैंक बनने को ये देख रहा है। तो उस डायरेक्शन में ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है इस बैंक के लिए कि कस्टमर अब ट्रस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे इस बैंक को, और सेविंग अकाउंट में अब वो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट अपना डिपॉजिट रख रहे हैं उज्जीवन के पास में। बेसिकली एक ट्रस्ट शो करता है।
जो कस्टमर्स का बड़ा है इस बैंक के ऊपर। देन जो इन्होंने अभी नया ऐप जो लॉन्च किया था, हेलो जीवन करके। सो बेसिकली इनका टारगेट क्या था कि जो कस्टमर्स हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, जो सिर्फ अपने रीजनल लैंग्वेजेस में ही जो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो सिर्फ इन्हीं इन्हीं रीजनल लैंग्वेजेस को ही जानते हैं। सो उनके लिए इन्होंने ये हेलो जीवन ऐप लॉन्च किया था, जिसमें ये कस्टमर्स अपने रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके जो भी इनको सर्विसेज अवेल करनी है वो ये ऐप के थ्रू कर पाए। अब इससे इन्होंने इस क्वार्टर में 100 करोड़ का लोन जो है वो रिकवर किया है। मतलब कि क्या कि आपका जो जो लोन ऑफिसर होता है, जो ग्राउंड पे जाता है कस्टमर से लोन कलेक्ट करने के लिए, माइक्रो फाइनेंसिंग में ऐसा ही मॉडल होता है, वहां डिजिटली तो इतना चलता नहीं है। सो वहां आपका जो ऑन ग्राउंड जो ऑफिसर है, जिसको विजिट करना पड़ता है फील्ड में, इस ऐप के थ्रू अब धीरे धीरे जो आपके बोरोवर्स हैं वो ऐप के थ्रू लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। इससे पहला फायदा ये हो रहा है कि कस्टमर का टाइम सेव हो रहा है कि उन्हें ब्रांच में विजिट नहीं करना पड़ रहा। दूसरा फायदा बैंक का ये हो रहा है कि जो ब्रांच में इनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर से प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है, वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है। वो अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो बाकी बाकी जगह पे लगा सकते हैं। सो ये विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन है दोनों के लिए। तीसरा इन्होंने क्या किया है कि इसी ऐप के अंदर इन्होंने रिपीट लोन की फैसिलिटी भी ऐड कर दी है। मतलब किसी कस्टमर ने एक बार लोन ले लिया है, अब उसको दोबारा से लोन चाहिए तो वो इसी ऐप के थ्रू ले सकता है। अगेन वापस से उसको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बैंक के पास तो उस कस्टमर का डेटा तो पहली बार में ही आ गया है कि कस्टमर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या केवाईसी वगैरह, ये सारे डेटा तो पहले ही आ गया है। अब अगर उसको दोबारा से लोन अवेल करना है तो वो उसी ऐप पे कर सकता है। सो ये एक एडवांटेज है, जिससे कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट तो बढ़ेगी, इंगेजमेंट तो बढ़ेगी ही, प्लस साथ में आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। मतलब एम्प्लॉयज को लगना नहीं पड़ेगा पीछे इन बोरोवर्स के कि लोन की रीपेमेंट हो जाए, या फिर कस्टमर जब ब्रांच में आया तो उनको एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जो उनको सर्विस करे। सो ये सारी चीजें, टाइम भी सेव होगा, कॉस्ट भी सेव होगा। तो ये उज्जीवन अभी इस ऐप के थ्रू कर रहा है। देन इनका कहना है कि इस क्वार्टर में लिक्विडिटी जो थी वो काफी ज्यादा थी उज्जीवन के पास में, एक्सेस लिक्विडिटी थी, जिसकी वजह से इनके मार्जिन थोड़े से कम हुए इस क्वार्टर में। अब पॉइंट क्या है कि इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है, कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ, मार्केट से जो ये पैसा उठा रहे हैं, मतलब डिपॉजिटर से जो ये पैसा उठा रहे हैं, वो लास्ट उसकी जो कॉस्ट है वो लास्ट कुछ क्वार्टर में काफी तेजी से बढ़ रही थी। 0.20%, 0.25%, इस रेट से इनका कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हो रहा था। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है इतनी तेजी से और वो आप आगे पास ऑन नहीं कर पा रहे हो अपने अपने बोरोवर्स को, मतलब आप लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा पा रहे हो, लेकिन आपको डिपॉजिटर का कॉस्ट बढ़ाना पड़ रहा है, उनको डिपॉजिट पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली एक बैंक के लिए मार्जिन जो है वो हिट होगा, मार्जिन कम होगा। तो इसमें पॉजिटिव चीज क्या है कि बैंक कह रहा है कि इस क्वार्टर में हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो सिर्फ 8 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.8% से इंक्रीज हुआ है। एंड क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब थोड़े से स्टेबल हैं, आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं रहा है, तो बैंक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे तो आगे चल के हमारा जो मार्जिन है वो इंप्रूव होगा। क्यों होगा? बिकॉज डिपॉजिटर को हम और इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं कर रहे हैं, मतलब और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमने इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है अपने बोरोवर्स पे। मतलब जिस रेट पे हम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं अपने बोरोवर्स को, उसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो ऑब्वियसली अगर हमारा कॉस्ट नहीं बढ़ा लेकिन हमने आगे का रेट बढ़ा दिया तो वो बेनिफिट हमें मिलेगा, वो हमारा गैप इंक्रीज हो जाएगा, हमारा मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है आगे चल के। मतलब मार्जिन वाइज से पॉजिटिव चीज है कि मार्जिन यहां से नीचे नहीं आएगा, स्टेबल रहेगा इसी में, और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है उसमें। देन इसके बाद ऑब्वियसली क्रेडिट कॉस्ट या एसेट क्वालिटी या एनपीए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम हर एक बैंक और एनबीएफसी का डिस्कस कर रहे हैं। सो जीवन भी यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि कोविड वाला जो साल था और कोविड के जो अगला साल था वो बहुत ही खराब था हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी के लिए। एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी, और बैंकों की या एनबीएफसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत बुरी तरीके से हिट हुई थी। अब क्या सिचुएशन है, मतलब कोविड के एक साल के बाद क्या हुआ कि लोन की डिमांड सडनली बढ़ी इकोनॉमी में, बिकॉज हमारी इकोनॉमी खुली लॉकडाउन के बाद, ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई, जीडीपी के नंबर्स अच्छे आने स्टार्ट हुए, हर एक सेक्टर में बहुत अच्छा बूस्टअप आया। तो उसके बाद ग्रेजुअली क्या हुआ कि लोन की डिमांड बढ़ी। जो फ्रेश एनपीए, जो फ्रेश लोन जो दे रहे थे बैंक एनबीएफसी, उनमें डिफॉल्ट नहीं हुआ, उनमें एनपीए नहीं हुआ, कस्टमर जो थे वो टाइम पे अपनी लोन की रीपेमेंट कर रहे थे। प्लस जो पुराने बैड लोन थे इन बैंकों के, वहां से भी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही थी।
तो नेट नेट अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत ही सुपर सिनेरियो था हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी के लिए, जहां पे हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी बहुत ही कमाल के ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट कर रहा था, एसेट क्वालिटी भी सुपर एक्सीलेंट चल रही थी हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी की। यही ड्यूरेशन है जो लास्ट 2-3 साल का आप ड्यूरेशन देखोगे, यही वो ड्यूरेशन है जहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं, पीएसयू जिनको बोला जाता है, गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं, उन्होंने प्राइवेट बैंक्स को आउट परफॉर्म किया। उनके स्टॉक्स ने मतलब उनके स्टॉक्स ने तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए हैं पिछले 2-3 साल के अंदर कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। क्यों? क्योंकि पीएसयू बैंक का जो एनपीए है, बैड लोन जो है, वो बहुत ज्यादा हाई था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में। एंड जब लोन की रिपेमेंट होनी शुरू हुई, बैड लोन की रिपेमेंट होनी शुरू हुई, तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास एक बहुत बड़ा चंक था एनपीए का जो उनका रिकवर होता गया। उससे उनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए, उससे उनके प्रॉफिट ग्रोथ भी इंप्रूव हुई, एंड वो पैसा उन्होंने आगे यूज किया फ्रेश लोन देने के लिए। तो एक सुपर सिनेरियो था ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। इसी वजह से उनके स्टॉक्स भी आप देखोगे लास्ट 2-3 साल में जबरदस्त रिटर्न दिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में। अब क्या सिचुएशन है कि चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। जितना आप रिकवर कर सकते थे पुराने बैड लोन्स में से, उसमें से बहुत बड़ा चंक ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। बहुत बड़ा चंक अब अवेलेबल नहीं है कि वहां से आप रिकवरी एक्सपेक्ट करो। प्लस नंबर 2 क्या है कि जो आपने फ्रेश लोन दिए हैं पिछले 2-3 सालों में, उनमें भी एनपीए आने अब स्टार्ट हो गए हैं। तो चीजें अब नॉर्मलाइज हो गई है। इसीलिए आप देख रहे हो कि एनबीएफसी बैंक्स के धीरे धीरे एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो रही है, एनपीए नंबर थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी के लिए। एंड यहां से पीएसयू बैंक से आप वो आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो पिछले 2-3 साल में हुआ है। मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एसबीआई या पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा या जितने भी ये गवर्नमेंट बैंक है अगले 2-3 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को दोबारा से आउट परफॉर्म करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वी ऑल नो हिस्टोरिकली जो पीएसयू बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो हमेशा से बहुत खराब रहती है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। उनका काम बिजनेस चलाना नहीं है, उनका काम होता है कि गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको फंड करना। गवर्नमेंट का फोकस आज एनर्जी सेक्टर पे है तो वहां पे लोन देना, कल को इंफ्रा सेक्टर पे है तो वहां पे लोन देना। उनका फोकस इस पे नहीं है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करे, उनका फोकस ये है कि कंट्री की डेवलपमेंट में वो पार्टिसिपेट करे। सो ऑब्वियसली वहां पे एनपीए के चांसेस ज्यादा हैं, और वो सस्टेनेबल नहीं है। लास्ट 2-3 साल में एक सुपर सिनेरियो था जहां पे इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड ऑब्वियसली ये सिनेरियो हम यहाँ से और आगे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो वही चीज जीवन कह रहा है कि अब चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं एंड धीरे धीरे एसेट क्वालिटी थोड़ी थोड़ी खराब होनी शुरू हुई है हर एक बैंकों की। एनपीए लेवल भी थोड़ा थोड़ा बड़ा है हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी का। देन इस क्वार्टर में इन्होंने थोड़े छोटे छोटे इंसिडेंट कुछ फेस किए हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस। उसमें नंबर 1 क्या है, तमिलनाडु में जो फ्लड आया है। ये हमने एक्विटास में भी डिस्कस किया था, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में भी डिस्कस किया था कि तमिलनाडु में फ्लड की वजह से उन दोनों कंपनी का थोड़ा बहुत एनपीए बढ़ा था। सो जीवन का भी कहना है कि वहां पे हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, छोटा पोर्टफोलियो है, बट वहां पे हाँ फ्लड का एक छोटा सा इशू हमने देखा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्दर्न इंडिया जो है वहां पे एक कैंपेन चला था इस क्वार्टर में कि लोन जो है वो वेव ऑफ हो जाए, मतलब जो लोन है वो माफ हो जाए किसानों के ऊपर या जो लोअर इनकम ग्रुप ऑफ जो कस्टमर्स हैं। इन्होंने एक कैंपेन रन किया था। सो ये कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट हुए थे थर्ड क्वार्टर के अंदर, बट पैन इंडिया लेवल पे उज्जीवन कह रहा है कि हमें कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है इसका। छोटा छोटा इंसिडेंट है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ सीरियस चैलेंज हम देख रहे हैं इसकी वजह से। इसके बाद बैंक का कहना है कि हिस्टोरिकली हमारा जो फोर्थ क्वार्टर होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, मतलब जनवरी से जो मार्च वाला जो क्वार्टर होता है जो भी चल रहा है, ये हिस्टोरिकली उज्जीवन के लिए हमेशा से सबसे बेस्ट क्वार्टर रहता है। एंड इनका ये मानना है कि ये इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब क्या कि जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें बिजनेस मोमेंटम इनका और अच्छा होगा कंपेयर टू लास्ट 3 क्वार्टर, Q1 Q2 Q3 के कंपैरिजन में फोर्थ क्वार्टर में बैंक की परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छी रहने वाली है। इसके बाद एयूएम ग्रोथ में भी बैंक का कहना है कि कोई मेजर चैलेंज ये नहीं देख रहे हैं। जो इनकी गाइडेंस है, जो उन्होंने गाइड किया है कि 25% से ज्यादा की ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं, वो नंबर ये बहुत इजीली अचीव कर लेंगे एंड उसमें इनको कोई मेजर चैलेंज नहीं लग रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड अगेन इनका मानना है कि यहाँ से थोड़ा फ्लैट ही रहेगा, जिसकी वजह से मार्जिन जो है वो थोड़े से और इंप्रूव होंगे बैंक के। देन कर्जा मुक्ति आंदोलन, सो यही वो चीज है जो अभी बैंक ने कहा कि नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली एक कैंपेन रन हुआ था थर्ड क्वार्टर के अंदर, जिसमें लोगों की मांग थी कि जो लोन है वो वेव ऑफ हो जाए, मतलब लोन जो है वो माफ हो जाए लोगों का। सो वो कर्जा मुक्ति आंदोलन था। एंड बैंक का कहना है कि ये पंजाब और हरियाणा इन 2 स्टेट में काफी एग्रेसिव ये आंदोलन चला। और उज्जीवन ने आरबीआई और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, जो रेगुलेशन बॉडी है, उससे इन्होंने डिस्कशन किया है। एंड इनका कहना है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट इनको इस चीज का नहीं दिख रहा है। हाँ ऑब्वियसली ये चैलेंज है,
बिकॉज जब भी इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इस तरीके की काइंड ऑफ फ्री भी आप कह सकते हो या ऐसा एक वो प्रॉमिस करती है फार्मर्स को या लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को उनसे वोट लेने के लिए कि आपका लोन जो है वो हम वेव ऑफ करा देंगे। ऑब्वियसली ये गलत प्रैक्टिस है बिकॉज एक गलत मैसेज जाता है ये बोरोअर को कि आप लोन ले भी लो लेकिन अगर आप कल को रीपे नहीं भी कर पाए तो भी आप गवर्नमेंट आएगी वो आपका लोन को वेव ऑफ कर देगी। तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ये गलत मैसेज जाता है बोरोवर्स को। एंड उज्जीवन का कहना है कि वो आरबीआई के साथ में और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो बॉडी है उनके साथ में रेगुलेटरी बॉडी के साथ में वो डिस्कस कर रहे हैं इस इशू के बारे में। एंड कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव वो इस वाले चीज से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। देन कलेक्शंस पे कहना है उज्जीवन का कि पूरे इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत चैलेंजेस जरूर हुए हैं कलेक्शन को लेकर के, पर अगेन इसमें भी कोई बहुत मेजर चैलेंज नहीं है। इस क्वार्टर में जो उनका प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है उसका मेजर चैलेंज ये है कि एम्प्लॉय कॉस्ट काफी ज्यादा रही है। सो बेसिकली उज्जीवन ने इस क्वार्टर के अंदर हायरिंग काफी ज्यादा करी है। तो हायरिंग क्योंकि उन्होंने ज्यादा करी है इस वजह से उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है। एंड ईसॉप भी इशू किया उन्होंने उन एम्प्लॉयज को। सो जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा हुई है उनकी एंड प्रॉफिट का नंबर जो है वो थोड़ा सा कम रहा है इस क्वार्टर में। देन जो निम का जो गाइडेंस है मतलब मार्जिन का जो गाइडेंस है 9% का, उज्जीवन का कहना है वो इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत इजीली कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि करंटली जो इनका निम है जो मार्जिन है वो 8.9% है मतलब ऑलमोस्ट 9% है। तो इनका कहना है फोर्थ क्वार्टर वैसे ही हमारा बहुत अच्छा रहता है हिस्टोरिकली भी, तो 9% का मार्जिन जो है वो हम बहुत इजीली अचीव कर लेंगे इस क्वार्टर में। देन इसके बाद जो बैड डेट रिकवरी मतलब जो पुराने जो बैड लोन है उसको जो रिकवर करने का जो रेट है वो 25 to 30% है लास्ट 6-8 क्वार्टर से, और बैंक का कहना है कि वो मेंटेन रहेगा। मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ा चंक जो था बैड लोन का वो तो रिकवर कर लिया है बैंक ने, लेकिन जो थोड़े बहुत चंक हैं थोड़ा बहुत जो पार्ट है बैड लोन का वो रिकवरी अभी चल रही है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहां से कि उस रिकवरी से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सुपर जूम कर जाएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। हमारा जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो मेनली अब डिपेंड करेगा हमारे लोन ग्रोथ के ऊपर कि हम किस रेट से अपने लोन को आगे ग्रो करते हैं। बाद में साथ में ऑब्वियसली ये जो रिकवरी होती है पुराने बैड लोन की ये काइंड ऑफ सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही है। डिपॉजिट ग्रोथ इनकी इस क्वार्टर में ओवरऑल सिर्फ 2% की रही है। इसका मेजर रीजन यही रहा है कि जो इन्होंने कहा कि लिक्विडिटी काफी ज्यादा थी ऑलरेडी बैंक को, तो बैंक को रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो फ्रेश डिपॉजिट और रेस करे, इसलिए डिपॉजिट ग्रोथ इनका कम रहा है। लेकिन जो कासा बुक है उसकी ग्रोथ 8% हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब सेकंड क्वार्टर के कंपैरिजन में इनका जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वाला जो डिपॉजिट है वो 8% से ग्रो हुआ है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है बिकॉज बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डिपॉजिट में, कासा बुक, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, बिकॉज ये ऑलमोस्ट फ्री पैसा है जो बैंक मार्केट से रेज करता है। करंट अकाउंट पे तो वो 0 इंटरेस्ट रेट देता है, सेविंग अकाउंट पे आपको 3-4% देता है। तो ऑब्वियसली जिस बैंक के पास कासा बुक जितना ज्यादा रेट से ग्रो करेगा उसको उतना ज्यादा एडवांटेज रहेगा कि आगे वो अपने मार्जिन को एक्सपैंड कर सकता है। डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन सबको पता है कि माइक्रो फाइनेंस जो है वो एक सिक्लिकल सेक्टर है, बट इनका कहना है कि इस क्वार्टर में जो थोड़ी बहुत आप ग्रोथ कम देख रहे हो फ्रेश लोन डिसबर्स करने में उसका मेजर रीजन वही रहा है कि हॉलीडेज ज्यादा थी, फेस्टिव ओकेशन था, हॉलीडेज ज्यादा थी। सो इस वजह से हमारा जो जो ग्रोथ है डिसबर्समेंट का वो थोड़ा सा कम रहा है। लेकिन ऑब्वियसली फोर्थ क्वार्टर हमारा बेस्ट होता है हर फाइनेंशियल ईयर में और वही हम इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गाइडेंस पे आरओए और आरओई का जो गाइडेंस है उज्जीवन का वो इन्होंने मेंटेन रखा है अगले 2 साल के लिए भी, मतलब FY25 के लिए भी और FY26 के लिए भी। आरओए कितना है उज्जीवन का, करंटली तो 3% से भी ज्यादा है। बैंक का कहना है कि हम 2.5 से 3% के बीच में मेंटेन रखेंगे अगले 2 साल तक, FY25 और FY26। आरओई कितना है उज्जीवन का, ऑलमोस्ट 25% है। एंड इनका टारगेट क्या है, गाइडेंस क्या है कि हम 22% के आसपास अपने आरओई को मेंटेन रखेंगे अगले साल भी एंड उसके अगले साल भी। सो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री अगर आप देखोगे करंटली तो कोई भी ऐसा बैंक आपको नहीं मिलेगा इस टाइम पे जिसका एसेट क्वालिटी इतना अच्छा हो, लोन ग्रोथ उसकी 25% के ऊपर हो, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक हो, क्रेडिट कॉस्ट इतना कम हो, आरओई उसका 20% से भी ज्यादा हो एंड आरओए उसका 2.5% से भी ज्यादा हो। सो ये सारा मिक्सचर जो है वो आपको इस पर्टिकुलर स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल रहा है। सो ये शो करता है कि बैंक कितनी अच्छी परफॉर्म कर रहा है। जो इनका टर्न अराउंड हुआ है कोविड के बाद से, जो नई मैनेजमेंट आई है, जिस तरीके का इन्होंने बुक बिल्ड किया है, जिस तरीके की इन्होंने एसेट क्वालिटी मेंटेन करी है, सो ये आपको शो कर रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस, इनका फंडामेंटल बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में एंड बैंक उसको मेंटेन रखने में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अगले 2-3 साल के लिए। एनपीए का गाइडेंस इनका 2% का है।
सो एनपीए को अगर हम साइड के रख के थोड़ा थोड़ा अगर क्रेडिट कॉस्ट को पकड़े, तो क्रेडिट कॉस्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की अभी 1% से भी कम है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और इनका टारगेट है कि अगले साल ये मैक्सिमम 1.2% तक इसको मेंटेन करेंगे। सो 1.2% पर क्रेडिट कॉस्ट को अपने मेंटेन कर रही है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि एग्रेसिव लोन ज्यादा देती है, मतलब अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा देता है। तो ये आपको क्लियरली समझ आता है कि जब आप उज्जीवन को कंपेयर करते हो ईसैफ से या एक्विटास से या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से, जिनका ग्रोथ तो वैसे इसी रेंज में है, 25-30% के आसपास वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? उनके साथ प्रॉब्लम है एनपीए का, उनके साथ प्रॉब्लम है क्रेडिट कॉस्ट का, उनके साथ में प्रॉब्लम है आरओई का। एक्विटास का आरओई बहुत ही खराब है, उत्कर्ष का ऑल दो आरओई अच्छा है, लेकिन उनका क्रेडिट कॉस्ट ऑलमोस्ट 3% है। तो ये सारा मिक्सचर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो आपको जीवन में क्लियरली मिल रहा है कि ग्रोथ भी अच्छी है, आरओई भी अच्छा है, आरओए भी अच्छा है, एंड क्रेडिट कॉस्ट भी बहुत हेल्दी लेवल पे है। आई थिंक जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इनका क्रेडिट कॉस्ट भी आज के टाइम पे इसी लेवल पे है, 1.2%, एंड वो सिक्योर्ड लोन करते हैं। तो जीवन ऑलमोस्ट 70% लोन जो है वो अनसिक्योर्ड करता है, लेकिन फिर भी उसका क्रेडिट कॉस्ट एक बहुत ही हेल्दी लेवल पे है। तो ऑब्वियसली ये फंडामेंटली शो करता है कि बैंक अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन इनका इनका कहना है कि ग्रॉस एनपीए इनका जो एमएसएमई बुक है, वो कोविड से पहले वो बुक बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ था, और उसमें एनपीए 4 से 5% है, लेकिन उस बुक को इन्होंने अच्छे से मैनेज किया है, बिकॉज नए फ्रेश बुक्स इन्होंने इंक्रीज किए हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। कॉस्ट टू इनकम इस क्वार्टर में बैंक का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन इनका टारगेट है कि अगले 2 साल में कॉस्ट टू इनकम जो है वो 50% पे आ जाएगा। करेंटली 55% है, अगले 2 साल में इनका टारगेट है कि 50% आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बैंक ये कह रहा है कि आगे चल के हमारे कॉस्ट में हम और कंट्रोल करेंगे, एफिशिएंसी हमारी और बढ़ेगी, एंड कॉस्ट अगर कम होगी तो क्या इंप्रूव होगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा, मार्जिन इंप्रूव होंगे, आरओई वहां से और बढ़ सकता है। सो ये भी काफी पॉजिटिव चीज है बैंक के लिए। देन एमएसएमई बिजनेस अगेन इन्होंने ग्रो करना अभी स्टार्ट ही किया है, आगे चल के इनका यही फोकस है कि एमएसएमई बिजनेस को भी काफी अच्छे रेट से ग्रो किया जाए। अभी इन्होंने 2 फिनटेक पार्टनर्स को ऑनबोर्ड किया है, बाकी कल को चल के इनका टारगेट ये है कि खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये बिल्ड करे इस वाले प्रोडक्ट के लिए। देन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ये जो मिक्स है दोनों प्रोडक्ट का, सो इनका टारगेट है कि अगले 2 साल में 60% लोन जो है इनका वो अनसिक्योर्ड हो, और 40% लोन जो है वो सिक्योर्ड हो। आज के टाइम पे सिक्योर्ड इनका ऑलमोस्ट 28-29% है, मतलब कि इनका टारगेट है कि अगले 2 साल में ये 28-29% बढ़ करके 40% हो जाए, और जो अनसिक्योर्ड लोन है जो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 70% है, वो कम होकर के 60% हो जाए। तो एक काइंड ऑफ बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स हो जाएगा इस बैंक का, जहां से इनको अनसिक्योर्ड बुक से लोन मार्जिन ज्यादा अच्छे मिलेंगे, सिक्योर्ड बुक से इनकी इनकी बुक को स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी। सो ये टारगेट है इनका अगले 1 से 2 साल के लिए। देन आरओई का क्या टारगेट है? वही 22%। इनका टारगेट है कि अगले 2 साल के लिए आरओई को 22% के आसपास ये मेंटेन रखना चाहते हैं। सो ओवरऑल अगर आप कॉन कॉल देखोगे तो आपको क्या समझ आता है कि बैंक ग्रोथ को लेकर के काफी ज्यादा बुलिश है, फोर्थ क्वार्टर जो भी चल रहा है उसको लेकर भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बुलिश है, एसेट क्वालिटी को लेकर के भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है बैंक की इसी रेंज में मेंटेन रहेगा। थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा इनका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है। जब हर एक एनबीएफसी का बढ़ रहा है, चीजें नॉर्मलाइज हो गई है, तो इनका भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा एनपीए, एंड आरओई और आरओए को ये मेंटेन रखना चाहते हैं करंट लेवल पे अगले 2 साल के लिए। सो ओवरऑल देख के हमें समझ आता है कि बैंक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, एंड इस पोजीशन को, इस ग्रोथ को वो मेंटेन रखना चाह रहे हैं अगले 1-2 साल के लिए। सो 2 साल तक का इन्होंने गाइडेंस दिया है। बाकी ऑब्वियसली ट्रैक तो हम कंटिन्यू करते ही रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये तो समझ आ रहा है कि आज जीवन बहुत अच्छी पोजीशन में है, और आज के हिसाब से अगर फ्यूचर का हम ग्रोथ आउटलुक लेते हैं तो वो काफी स्ट्रांग लग रहा है, बट बहुत पूरी 100% पॉसिबिलिटी है कि अगले क्वार्टर में ये चीजें बिल्कुल चेंज हो जाए। हो सकता है इनका एनपीए सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और वहां पे एज ए फ्लेक्सिबल इन्वेस्टर हमें क्या करना है कि अपना व्यू, अपना आउटलुक बिल्कुल ही चेंज करना है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर का काम यही है मार्केट में कि जिस हिसाब से आपका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है वैसे ही आपको व्यू चेंज करना है अपना। एक्टिवली अपना फंड अगर मैनेज करना है तो उसका यही तरीका है, जहां बिजनेस अच्छा कर रहा है वहां पे पैसा डालो, जहां पे आपको लग रहा है बिजनेस में प्रॉब्लम है पैसा निकालो, एंड दूसरी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो। सो आज की पोजीशन के हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक की पूरी कैटेगरी में ऑब्वियसली उज्जीवन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैट लग रहा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, ट्रैक तो ऑब्वियसली आगे हम करते रहेंगे। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था उज्जीवन के ऊपर। डू लेट मी नो ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।